तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं महेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों गैसियस स्टेट का ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज मैं बताऊँगा यहाँ पर गैस लॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों मैंने अपने पिछले वीडियो में गैस का 2 लॉ ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें से पहला था बॉयल्स लॉज और दूसरा था चार्ल्स लॉज। आज मैं यहाँ पे तीसरा गैस लॉज जो कि है अवोगाड्रोस लॉ, उसे मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा गैस लॉज है हमारा अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या कहता है कि वी नो एज पर काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि काइनेटिक इक्वेशन गैस होता है PV = 1/3 mn/u²। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? PV = 1/3 mn/u²। ये बात हम लोग अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। कहता क्या कि फॉर एनी 2 गैसेस द काइनेटिक गैस इक्वेशन बी रिटेन एज। ठीक है, किसी भी 2 गैसों के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है? तो अब हम लोग पहले गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होगा? तो सिंपली P1V1 = 1/3 m1n1 एंड u1 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया साथियों, मैंने कुछ नहीं किया, यही इक्वेशन था, यही इक्वेशन को ले लिया। चूँकि हमने पहले गैस इक्वेशन के लिए, चूँकि हम लोग पहले गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ सभी के जगह पर क्या लगा रहे हैं? 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो गया? P1V1 = 1/3 m1n1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं यहाँ पे? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो क्या हो जाता है? 2/3 × 1/2 m1n1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एंड और क्या करते हैं हम लोग? अब पहला गैस के लिए तो इक्वेशन हमने बना लिया, अब दूसरा गैस के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? दूसरे गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? दूसरे गैस के लिए 2 लगाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? P2V2 1/3 m2n2 u2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया साथियों? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, यही इक्वेशन लगा रहे हैं। अब चूंकि दूसरे गैस के लिए कर रहे हैं तो हम लोग इसीलिए क्या लिख रहे हैं? P2V2 = 1/3 m2n2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? फिर से हम लोग आगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो इक्वेशन क्या हो जाता है? 2/3 × 1/2 m2n2 u2 का स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या कहता है? कहता है व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द 2 गैसेस आर द सेम। क्या कहता है? जब दो गैसों का प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब P1 = P2 होगा और V1 = V2 होगा, तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि P1V1 = P2V2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया साथियों? क्या कहता है कि व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द 2 गैसेस आर द सेम, यानी कि 2 गैसों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि P1 = P2 और V1 = V2 होगा। इसका मतलब ये है कि P1V1 = होगा P2V2। समझ में आ गया? तो जब P1V1 = P2V2 होगा
तो कहता क्या, अब आगे हम लोग देखते कहता क्या, इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट। अब आगे समझिएगा कि यदि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा तो यहाँ से अगर देखें तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो इक्वल के हिसाब से ये ख़त्म, ठीक है। 2/3 भी कैंसिल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों, ये अगर ये दोनों को कंसीडर करें तो ये दोनों ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचता है हमारा क्या, ये एंड ये, बच गया हमारा क्या, ये एंड ये। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया है, 1/2 m1 n1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 n2 u2 का स्क्वायर लिख दिया और इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। बात समझ में आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, P1 V1 बराबर है P2 V2 के, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से इन दोनों को कंसीडर करके हमारा ये इक्वेशन बच जाता है, जिसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे क्या कहता है कि इफ़ द गैसेस आर ऑल्सो एट सेम टेम्परेचर दैट मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच गैसेस इज द सेम। क्या कहता है, कहता है उन गैसों का यदि टेम्परेचर भी सेम हो, उन गैसों का यदि टेम्परेचर भी सेम हो, इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच गैसेस इज द सेम। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक गैसों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। कहने का मतलब समझिए, कहता है यदि उन गैसों का टेम्परेचर भी सेम होता है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक का मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। तो यदि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो वहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। कैसे, बात को समझिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग v यानी कि वेलोसिटी 1/2 m, अब हम लोग यहाँ पे RMS वेलोसिटी यानी कि u ले रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर दो गैसों को कंसीडर कर रहे हैं, तो पहली गैस के लिए 1/2 m1 u1 का स्क्वायर और दूसरी गैस के लिए क्या होगा 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो वही बात को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, उसी बात को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि यदि टेम्परेचर गैसों का सेम होता है तो उनका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने लिखा कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि दोनों गैसों का काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसको हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन ले लिया। अब कहते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते तो हम लोगों को क्या मिलता है, n इक्वल टू n2। क्या मिलता है हमें, n1 इक्वल टू n2। कैसे मिलता है, सो देखिए इसको डिवाइड कर रहे इससे, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये से ये कैंसिल, m1 से m कैंसिल, u1 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचता है n1, ठीक है। अगर इधर देखें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल और u2 का स्क्वायर से u2 का स्क्वायर कैंसिल, तो बचता है यहाँ पर n2। तो साथियों मेरा फाइनल क्या बचा, n1 इक्वल टू n2। यहाँ से समझ में आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से equal volumes, we can say equal volumes of all gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि यदि गैसों का वॉल्यूम इक्वल होता है, यदि गैसों का वॉल्यूम इक्वल होता है एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर, तो उन गैसों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमारा साथियों क्या है, दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। समझ में आ गया। फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि गैसों का वॉल्यूम
इक्वल होता है एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो भी वो इक्वल होगा। और यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा कहता है एवोगैड्रोस लॉ। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, अब चौथा है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। चौथा गैस लॉज क्या है हमारा? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखिए साथियों, कहता क्या है कि कंबाइनिंग बॉयल्स लॉज, चार्ल्स लॉज एंड एवोगैड्रोस लॉ, वी फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ए प्रेशर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहता है, यदि हम लोग पहले के 3 लॉज को मिलाकर देखें, चार्ल्स का बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉज एंड एवोगैड्रोस लॉज, इन तीनों लॉ को अगर मिला दे तो हम लोगों ने क्या निकाला है, वी फाइंड दैट, हम लोगों ने क्या निकाला है कि जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का, क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का वो डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स। बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि हम लोग पहले के 3 लॉज, दैट इज बॉयल्स लॉज, चार्ल्स लॉज एंड एवोगैड्रोस लॉ को मिला दे तो हम लोगों ने ये निकाला है कि किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है किस पर? उसके प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स पे। अब आगे देखते हैं क्या, एज फॉलोज। क्या कहता है? कहता है भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भी क्या होता है? भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? बॉयल्स लॉज में। और ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? बॉयल्स लॉज में। क्या कहता है कि भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। और ये हमारा क्या कहाँ था? बॉयल्स लॉज में। आगे क्या कहता है कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और ये था हमारा चार्ल्स लॉज। आगे कहता है कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये था हमारा एवोगैड्रोस लॉज। ठीक है, तो इसके हिसाब से 10, इसलिए भी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स। इसलिए भी को इन तीनों टर्म के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है? भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के, इन तीनों के प्रोडक्ट को। तो हमने क्या किया साथियों? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिखकर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी प्रोडक्ट निकाल दिया। तो एन टी बाई पी कैसे होगा? देखिए क्या होता है, 1/p इंटू टी इंटू एन, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा? एन टी बाई पी। ठीक है, तो यही हमने लिखा। और क्या कह रहा है कि भी को इन तीनों के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ऐसा ही हमने लिख दिया, ऐसा ही हमने लिख दिया कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। और ये कहाँ से आया? इन तीनों को प्रोडक्ट निकालने पर। अब क्या करते हैं दोस्तों? अब क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा देते हैं। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम लोग इक्वल लिखते हैं। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाने के बदले में कोई कांस्टेंट दिया जाता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? आर। आर क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई साथियों? और ये एन टी बाई पी यहाँ पर रहने दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनली? अगर इसको क्रॉस कर दें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया। पी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया, वेयर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट
वेयर आर इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जहाँ आर क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यही हमारा साथियों क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा है हमारा ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। आगे पांचवा लॉज क्या है, ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 mn/u² होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से अगर u निकालें तो क्या आ जाएगा, √3PV इक्वल टू mn, ये आएगा कि नहीं, देख लीजिए। u को अगर यहीं रहने दो, 3 क्रॉस हो जाएगा 3PV हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, और u का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो u इक्वल टू आ जाएगा √3PV/mn, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, आगे अगर यहाँ पे v से डिवाइड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या रिजल्ट आता है, 3PV। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी v से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी v से डिवाइड करते हैं, तो ये v से भी कट जाएगा, बचेगा 3P इक्वल टू mn/v। और यही चीज़ को हमने यहाँ क्या यहाँ लिखा है, u इक्वल टू 3P mn/v, u इक्वल टू 3P mn/v। ये कैसे आया, यहाँ से आया, अभी हमने समझाया, ठीक है। अब आगे क्या है, u इक्वल टू √3P/ρ, यहाँ कैसे लिखे हमने, कहता है कि इसलिए चूँकि, कहता है क्या, चूँकि सॉरी इसलिए कहता है चूँकि mn/v इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मास ऑफ गैस बाई वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है, 3P और इतना के इक्वल लिख दिया हमने डेंसिटी ऑफ गैस यानी कि रो। तो u इक्वल टू क्या हो गया, √3P/ρ। बात समझ में आ गया। अब क्या कहता है, नाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन R ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन द RMS वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन R होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, RMS वेलोसिटी यानी कि u पे। तो वही कहना है क्या कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा u के, R क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा u के। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, और u बराबर यहाँ ये हमारा, तो √3P/ρ हो जाएगा। अब अगर हम 3 को नेगलेक्ट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √P/ρ। ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कहता है, एंड द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस एट द सेम टेम्परेचर T एंड प्रेशर P विल बी गिवन बाय। क्या कहता है कि एट द सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो गैसों का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, R1/R2 इक्वल टू √2/ρ1। अब ये कैसे हुआ, ये हम लोग दिखाते हैं। अब ये कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, प्रेशर को अगर कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू होता है, हो जाएगा 1/ρ1। क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ1। तो R2 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
R2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/ρ2, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा R1/R2, ठीक है। और ये जो ρ2 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो ρ2 है ये नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए R1/R2 इक्वल टू ρ2/ρ1, तो रेशियो हमारा ये आ जाएगा। और उसी चीज़ को हमने क्या किया है नीचे लिखा, और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या है लिखा है इस रेशियो को कि R1/R2 इक्वल टू √ρ2/ρ1, और क्या है दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यही क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। Thus, rates of diffusion of the two gases under identical condition of temperature and pressure are inversely proportional to the square root of their densities। कहता है कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी के स्क्वायर के। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक हो गया साथियों। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अगले लॉज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे है छठा गैस लॉ क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। छठा लॉ हमारा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या कि PV इक्वल टू होता है 1/3 mn²। ये बात हम लोग जानते हैं और बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। कहता है सपोज N1 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास M1। मान लेते हैं कि N1 मॉलिक्यूल्स है, प्रत्येक का मास क्या है M1, ठीक है। और ये किसका गैस 1 का, आर कंटेंट इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V, जिसका वॉल्यूम V है, देन द प्रेशर P1 इज। क्या कहता है कि मान लेते हैं कि N1 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रत्येक का मास क्या है M1, किसका गैस 1 का ले रहे हैं, ठीक है, जो कि एक वेसल्स में भरा हुआ है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V है। अब इसके हिसाब से प्रेशर P1 क्या हो जाएगा वो देखिए। तो हम लोग यहाँ से प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर निकालेंगे तो ये भी जो है इधर चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो P1 इक्वल टू क्या होगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा M1 N1 U1 का स्क्वायर बाय 3V। क्या हो जाएगा 3V, कुछ नहीं किए हम लोग, ठीक है। इस V को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर डिवीजन में ले गए, और जहाँ जहाँ क्या किए, चूँकि ये गैस 1 का ले रहे हैं इसलिए सभी में हम लोग क्या किए 1 दे दे, ठीक है। वेयर क्या कहते हैं U1 इज RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस 1, और U यहाँ पर क्या है RMS वेलोसिटी है गैस 1 का, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से आगे क्या कहता है नाउ सपोज N2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास M2। अब हम लोग क्या करते हैं N2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और प्रत्येक का मास M2 ले लेते हैं। क्या है ऑफ अनदर नॉन रिएक्टिंग गैस 2, ये अनदर यानी कि गैस 2 है, ठीक है, गैस 2 के बारे में सोच रहे हैं अब हम लोग। कंटेंट इन ए सेम वेसल, और ये भी किस में एक ही वेसल्स में है, एट द सेम प्रेशर, और इसका प्रेशर भी क्या है सेम है। देन द प्रेशर P2 ऑफ दिस, देन द प्रेशर P2 ऑफ दिस गैस विल सिमिलरली गिवन एज। अब इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आई थिंक यहाँ पर सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट द
सेम टेम्परेचर द प्रेशर P2 ऑफ दिस गैस विल सिमिलरली गिवन एज। क्या कहता है कि सपोज अब मॉलिक्यूल्स N2 ले लेते हैं। सपोज N2 मॉलिक्यूल्स है, क्या है N2 मॉलिक्यूल्स है और प्रत्येक का मास M2 है। ठीक है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं और प्रत्येक का मास M2 है। और ये हम लोग सोच रहे हैं गैस ट्यूब के बारे में जो कि सेम वेसल में भरा हुआ है एट द सेम टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देन द प्रेशर P2। अब चूंकि गैस ट्यूब के बारे में वो बात कर रहे हैं तो इसका प्रेशर P2 होगा। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P2 इक्वल टू M2 N2 U2 का स्क्वायर बाय 3 भी। सेम जिस तरह से इसको लिखे उसी तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। वेयर U2 इज RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2, यानी कि जो U2 क्या होगा वो RMS वेलोसिटी होगा, वो भी गैस 2 का। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, नाउ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1 एंड 2, यानी कि गैस 1 और गैस 2 के द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड किया जाएगा, यानी कि जो टोटल प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो P बराबर क्या होगा, M1 N1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 N2 U2 का स्क्वायर बाय 3 भी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1 एंड गैस 2। अब क्या करते हैं, इस 3B को हम लोग इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बांट देते हैं। तो जैसे ही हमने बांट दिया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने इस 3B को इसके साथ और इस 3B को इसके साथ, तो हमने क्या किया, इन दोनों के साथ अलग अलग बांट दिया। तो जैसे ही बांट दिया तो P इक्वल टू इतना बराबर क्या होता है P1 और इतना बराबर क्या होता है P2। तो P बराबर क्या हो गया फाइनली P1 इक्वल टू P2। बात समझ में आ गया यहाँ पे। सिमिलरली इसी तरह से इफ 3 और मोर गैसेस आर प्रेजेंट, इसी तरह से अगर 3 या उससे अधिक गैसेस प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, द टोटल प्रेशर विल बी गिवन बाय। अब जो टोटल प्रेशर किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो सिमिलरली P इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 आगे चलते जाएगा, जितना गैसेस उतना P। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। तो ये क्या हमारा, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और यही हमारा क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, जहाँ पर P1 P2 P3 क्या है, आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि P1 और P2 P3 क्या है पार्शियल प्रेशर है गैस 1 का 2 का 3 का, इसी तरह से आगे जितना भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर जो होगा गैसेस का, जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई थिंक कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे गैस के 4 लॉज बताए हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में 2 मैंने बता दिया था और आज मैंने गैस के 4 लॉज बताए। तो यहाँ पे गैस लॉज होता है समाप्त। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।